हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहां पे मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। और जो मैंने सिलेबस लिया है, आपके सिलेबस का जो माइक्रो इकोनॉमिक्स पोर्शन है, सिर्फ उसी को हम यहां पे डिस्कस करेंगे। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन। एक चीज जो मैं आपको यहां पे सजेस्ट करूंगा, आप ये तय कर लो, जब तक न ये सेशन कंप्लीट होगा तब तक मैंने अपनी जगह से नहीं हिलना है। फिर देखो ये सेशन आपके लिए कितना फ्रूटफुल होता है। अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो, टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल, उस ग्रुप को ज्वाइन करो। वहां पे आपको सारी अपडेट्स मिल जाएगी। और अगर आप मेरे कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स ऑन मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स देखना चाहते हो, मलिक ट्यूटोरियल पे क्लिक करो, प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाओ, वहां पे आपको सारी प्लेलिस्ट डिटेल वीडियो लेक्चर्स की भी एंड एमसीक्यूज की भी मिल जाएगी। एंड एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, मेरे आंसर देने से पहले आप ट्राई करो, खुद ही आंसर दो, फिर आप उसको मेरे आंसर के साथ कंपेयर करो। एंड जब ये सेशन खत्म हो जाएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा 75 में से आपको कितने क्वेश्चन ठीक निकले। सो लेट अस स्टार्ट। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर रॉबिन्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस ड्यू टू। बताइए, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर रॉबिन्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स किसकी वजह से अराइज होती हैं? इसका आंसर देने से पहले हम कुछ डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर हम बात करेंगे एडम स्मिथ की, एडम स्मिथ ने दी है वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। जब भी आपको डेफिनेशन में वेल्थ दिखे, आपके माइंड में आना चाहिए, अच्छा ये किसने दी है? एडम स्मिथ ने। फिर अल्फ्रेड मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल ने कौन सी दी है? वेलफेयर डेफिनेशन। अगर डेफिनेशन होगी उसमें वेलफेयर की बात होगी, आपने एकदम से समझ जाना है, अच्छा इसको अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है। इसी तरह से रॉबिन्स, प्रोफेसर रॉबिन्स ने कौन सी डेफिनेशन दी है? स्कैर्सिटी डेफिनेशन। ओके, एंड सैमुअल्सन ने दी है ग्रोथ डेफिनेशन। अब आओ आप क्वेश्चन पे। पहला ऑप्शन रिसोर्स स्कैर्सिटी, बिल्कुल अभी हमने पढ़ा, जो प्रोफेसर रॉबिन्स है उन्होंने कौन सी डेफिनेशन दी है? स्कैर्सिटी डेफिनेशन। फिर सेकंड, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। अब जो रिसोर्सेज हैं वो कम है, किसके कंपैरिजन में? अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, यानी जितनी हमारी वांट्स है, वांट्स ज्यादा है, रिसोर्सेज कम है। ठीक है। फिर रिसोर्सेज कैन बी पुट टू वेरियस यूजेस, बिल्कुल ये भी करेक्ट है, जो रिसोर्सेज हैं इनके बहुत सारे अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। ठीक है, हेंस हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैशनल डिसीजन मेकिंग रिक्वायर्स। खुद आप सोचो, रैशनल डिसीजन कब हम कहेंगे? रैशनल डिसीजन तब हम कहेंगे जब हमारी चॉइस हमारे गोल के अकॉर्डिंग चलेगी। ठीक है, अगर आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, आपकी चॉइस भी वैसे ही होनी चाहिए। ठीक है, तभी हम कहेंगे आपने एक रैशनल डिसीजन लिया है। हेंस हमारे पास जो यहां पे ऑप्शन है, वंस चॉइस बी कंसिस्टेंट विद वंस गोल। ठीक है, हेंस डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग एंड डिसाइड विच इकोनॉमी इज विदाउट स्कैर्सिटी। जल्दी से आप इसका आंसर कीजिएगा। नाउ देखो, अगर आप इस दुनिया में देखोगे, जो इंसान है उसकी वांट्स कभी भी सेटिस्फाई नहीं होंगी, चाहे वो अमेरिकन इकोनॉमी हो, इंडियन इकोनॉमी हो या फ्रेंच इकोनॉमी हो, कहीं पे भी कभी भी वांट सेटिस्फाई नहीं होंगी। यानी जो स्कैर्सिटी है वो हमेशा रहेगी और हर जगह रहेगी। हेंस डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कैर्सिटी इन इकोनॉमिक्स इज एन। अब मुझे आप बताओ, जो स्कैर्सिटी है क्या वो एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट है या रिलेटिव कॉन्सेप्ट है? जल्दी से आप बताओ। देखो, जो स्कैर्सिटी है ना, ये एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। जब हम स्कैर्सिटी की बात करते हैं तब हम कंपेयर करते हैं वांट्स के साथ। ऐसा नहीं है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन जितनी हमारी वांट्स हैं उतने नहीं है। यानी कंपेयर हम कर रहे हैं किसके साथ? वांट्स के साथ। हेंस हम ये कह सकते हैं जो स्कैर्सिटी है वो एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हेंस ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉजिटिव साइंस इज। नाउ हमारे पास दो स्टेटमेंट होती हैं, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव।
पॉजिटिव में क्या होता है, जो चीज हो रही है या हो गई या होने वाली है, जिसको हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, वो आ गई पॉजिटिव स्टेटमेंट। एंड नॉमिनेटिव स्टेटमेंट में सिर्फ आइडियाज होते हैं, ओपिनियंस होते हैं, इसको हम प्रूव नहीं कर सकते हैं। सो हमारे पास जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है ये डिस्क्रिप्टिव होता है, एंड जो नॉमिनेटिव है ये सिर्फ प्रेस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है। हेंस हमारे पास यहां पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी मींस, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी का क्या मतलब है? पहली स्टेटमेंट आप पढ़ो जरा, रिसोर्सेज आर एम्प्लॉयड इन देयर मोस्ट वैल्यूड यूज। आराम से स्टेटमेंट को पढ़ना है एंड समझना है। देखो, रिसोर्सेज आर एम्प्लॉयड इन देयर मोस्ट वैल्यूड यूज, इसका क्या मतलब है हम यहां पे एग्जांपल देके समझेंगे। ये हमारे पास एक खेत है, ठीक है, यहां पे हम क्या करते हैं, मक्की भी लगा सकते हैं एंड एक साइड से राइस लगा सकते हैं। अब राइस से हमें ज्यादा वैल्यू मिलेगी एंड मक्की से यानी मेज से हमें थोड़ी कम मिलेगी। अगर यहां पे हम मेज को नहीं बल्कि राइस को लगाएंगे तो राइस की कल्टीवेशन यहां पे क्या आएगी, मोस्ट वैल्यूड यूज। बट इसका मतलब ये नहीं है जो प्रोडक्शन है वो एफिशिएंटली हो रही है, ठीक है, इसका मतलब गलत स्टेटमेंट है। फिर टोटल नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूसेस मोर, ये भी नहीं है। हो सकता है पहले एक ही चीज बनती थी, अब दो बन रही है, लेकिन फिर भी प्रोडक्शन एफिशिएंसी नहीं हो रही है, एफिशिएंटली नहीं हो रही है। गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड एट लीस्ट कॉस्ट विदाउट वेस्टेज, ये इसकी बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। जब हम चीजें प्रोड्यूस करेंगे एंड जो हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी वो बिल्कुल सबसे कम आएगी एंड वेस्टेज भी बहुत कम होगी, ठीक है। हेंस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Next question, while solving the question of how to produce, the economy should consider, जो how to produce central problem है इसमें हम क्या consider करते हैं? देखो, how to produce का मतलब है either हम capital intensive टेक्निक का इस्तेमाल करें या लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करें। कभी कभार हमें लेबर इंटेंसिव सस्ती पड़ती है, कभी कभार कैपिटल इंटेंसिव, उसी हिसाब से हम चूज करते हैं। तो यहां पे हमारे पास दोनों आएंगे, लेबर इंटेंसिव भी एंड कैपिटल इंटेंसिव भी, ठीक है। हेंस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपटीशन इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी रेफर्स टू, यहां पे अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं जो कंपटीशन है ना वो सिर्फ सेलर्स के लिए है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो कंपटीशन है ये बोथ सेलर्स एंड बायर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो सेलर है वो चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें कैसे बेचूं, मैं अपना प्रॉफिट किस तरह से मैक्सिमाइज करूं। इसी तरह से जो बायर है वो भी चाहता है मैं अपनी जो वांट है उसको किस तरह से मैक्सिमम सेटिस्फाई करूंगा। यानी कंपटीशन अमंग सेलर्स टू सेल देयर गुड्स, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। कंपटीशन अमंग बायर्स टू ऑब्टेन गुड्स टू सेटिस्फाई देयर वांट्स, हेंस हम ये कह सकते हैं सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशलिस्ट इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाय, सोशलिस्ट इकोनॉमी के इनमें से कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं? जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। पहला ऑप्शन सिलेक्टिव प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, बिल्कुल करेक्ट है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है, फिर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कौन से गुड्स सोसाइटी के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन होती है। फिर रिलेटिव इक्वालिटी ऑफ इनकम, अब सोशलिस्ट इकोनॉमी में ऐसा नहीं है कि जितने वहां पे लोग हैं सबों की इनकम बराबर है, ऐसा नहीं है। वहां पे रिलेटिव इक्वालिटी ऑफ इनकम है, यानी कोई ज्यादा अमीर नहीं है एंड कोई ज्यादा गरीब नहीं है, ठीक है। फिर सेकेंडरी रूल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, प्राइस मैकेनिज्म का वहां पे सेकेंडरी रूल है, जो फर्स्ट रूल है वो है गवर्नमेंट का, ठीक है। हेंस डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements about opportunity cost is true, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में करेक्ट है? नाउ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती क्या है, सिंपल आप ये समझो, जो हम खोते हैं किसी को पाने के लिए वही आएगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पहली स्टेटमेंट पढ़ो, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अ गिवन एक्शन इज इक्वल टू द वैल्यू फॉरगॉन ऑफ ऑल फिजिबल अल्टरनेटिव एक्शन, बिल्कुल करेक्ट है। जो भी हमारे पास अल्टरनेटिव एक्शंस होते हैं, अल्टरनेटिव हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, वो हमने छोड़ दिया और किसी चीज के हम प्रोडक्शन करते हैं, जो हमने छोड़ दिया वो हमारे पास हो गई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ओनली मेजर डायरेक्ट आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, देखो
जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना, वहां पे जाहिरी तौर से हमारे पॉकेट से कुछ भी निकलता नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल एक खेत है, यहां पे आप 2 किलो राइस प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन आपने राइस को छोड़ा और इसकी जगह पे यहां पे आपने व्हीट प्रोड्यूस किया 5 केजी। ठीक है, जो आपने राइस प्रोडक्शन छोड़ी वो क्या है, वो हमारे पास है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लेकिन यहां पे आपने जेब से कोई चीज नहीं दी, यानी यहां पे डायरेक्ट आपके पॉकेट से कुछ भी नहीं जा रहा है, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है, गलत है। फिर टू कैलकुलेट एक्यूरेटली द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एन एक्शन वी नीड टू फर्स्ट आइडेंटिफाई द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। बिल्कुल करेक्ट है। जब तक ना हमें पता होगा नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है, तब तक हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में नहीं बता सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट, हेंस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following would not cause an economy production possibility करो to shift to right? n में से कौन सा काज नहीं करेगा जिसकी वजह से जो हमारे पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो है वो आगे शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, देखो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो क्या होती है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो इज अ करो which shows different combination of two goods that can be produced from given resources। यहां पे आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स प्रोड्यूस करते हैं जो आपके पास रिसोर्सेज गिवन होते हैं। ठीक है, पहला डिस्कवरी ऑफ न्यू एंड एडवांस्ड मटेरियल व्हिच मेक्स मैन्युफैक्चरिंग मोर एफिशिएंट। देखो यहां पे बात हो रही है मोर एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग। आपने कोई चीज डिस्कवर की, हो सकता है आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो इंप्रूव हो गई या आपके पास रॉ मटेरियल इंप्रूव हुआ, तो उस वजह से आगे शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट नहीं आएगा। फिर डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, देखो ये चीज इंपॉर्टेंट है। जब अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है ना, फिर यहां पे शिफ्ट नहीं होता है। यहां पे देखो, यहां पे हमारे पास क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है, जो रिसोर्सेज हैं वो पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं हुए हैं। ठीक है, या आप इसको कहो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, तो यहां पे करो यही रही है, सिर्फ पॉइंट अंदर आया है। ठीक है, तो यहां पे शिफ्ट नहीं हुई है। इसका मतलब हम ये कहेंगे ये वाला जो स्टेटमेंट है यहां पे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो शिफ्ट नहीं होगा। ठीक है, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी यहां से भी होगा, अगर इरिगेशन में कोई भी चेंज आएगी वहां से भी होगा, क्योंकि जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, हेंस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पीपीसी कैन बी अ स्ट्रेट लाइन ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो है वो इनमें से किसकी वजह से स्ट्रेट लाइन हो सकती है। देखो ये हमारे पास है स्ट्रेट लाइन। अब ये स्ट्रेट लाइन क्यों है, यहां पे हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। लेट अस सपोज दैट ये हमारे पास कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब हमने क्या किया, हम यहां आ गए और जितना हमने ये कम किया उतना हमने यहां पे इंक्रीज किया। जब ऐसा हम करेंगे उसी केस में ये स्ट्रेट लाइन होगी, यानी हमारे पास जो कांस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, यानी एक चीज छोड़ी उतनी चीज दूसरी प्रोड्यूस करी, जब वो बिल्कुल कांस्टेंट है। ये वाला डब्बा एंड ये वाला डब्बा जब ये बराबर होंगे, कांस्टेंट होंगे, उसी केस में हमारे पास क्या होगा, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो है वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, हेंस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज फॉलिंग द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो वुड बी। देखो हमारे पास जो स्लोप होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो का, ये होता है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, हमारे पास इसका स्लोप क्या है, कनकेव, यानी ये केव बना रही है ना, आपने सिंपल याद रखना है। देखो केव बना रही है यानी गार बना रही है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, कनकेव हो गया। ठीक है, अब ये कनकेव कब होता है, जब हमारे पास मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या करती है, इंक्रीज करती है। जैसा यहां पे आप देखो 0.4, फिर 0.8, 1.2। ठीक है, जब ये डिक्रीज करेगी, अब मुझे क्या बताओ, फिर ये ऐसा हो जाएगा, यानी ये क्या बनेगी, ये बनेगी कन्वेक्स। अगर कांस्टेंट होगा तो स्ट्रेट लाइन, अगर हमारे पास ये फॉल करेगी तो कन्वेक्स, अगर ये इंक्रीज करेगी तो कनकेव। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, इफ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज फॉलिंग देन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व वुड बी कन्वेक्स टू द ओरिजिन, हेंस डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी इज। जल्दी से आप मुझे बताओ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अ कमोडिटी क्या होगा। पहला ऑप्शन, द कॉस्ट दैट द फर्म कुड हैव इंकर्ड
व्हेन अ डिफरेंट टेक्निक वाज एडॉप्टेड। यहां पे टेक्निक की बात हो रही है, ठीक है, जो कॉस्ट वो इंकर कर दी। यहां पे जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना, वो एक्चुअल में किसी कॉस्ट की बात नहीं करती है, बल्कि यहां पे सिर्फ छोड़ने की बात होती है, ठीक है। द कॉस्ट दैट अ फर्म कुड हैव इंकर्ड अंडर अ डिफरेंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन। यहां पे भी वही बात हो रही है, यानी कॉस्ट इंकर्ड है तो इंकर्ड की यहां पे बात नहीं होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में हम सिंपल बात करते हैं, जो चीज आपने छोड़ी या नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज, उसी की हम बात करते हैं, वरना हम यहां पे जो अपने जेब से कुछ भी नहीं देते हैं। यहां पे बात हो रही है इंकर्ड की, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक्चुअल में कॉस्ट इंकर नहीं होती है, इस वजह से यहां पे आप कंफ्यूज मत हो जाना। द एक्चुअल कॉस्ट ये भी तो बिल्कुल खत्म ही है। द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव आउटपुट, अब इसका क्या मतलब है, लेट अस सपोज दैट आप राइस प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, आप राइस प्रोड्यूस कर रहे हो, व्हीट प्रोड्यूस कर रहे हो और कॉटन प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है। कॉटन आप प्रोड्यूस कर रहे हो 100 केजी, व्हीट प्रोड्यूस कर रहे हो 110 केजी, एंड जो राइस है ये आप प्रोड्यूस कर रहे हो 120। अब मुझे आप बताओ, लेट अस सपोज दैट इनकी जो प्राइस है वो बिल्कुल सेम है, ठीक। अब मुझे आप बताओ यहां पे नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज कौन सा है। पहला तो हमारे पास है ये, ठीक है। अब उसके बाद आइदर ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी या ये आएगी। इन दोनों में बेस्ट कौन सा है, इन दोनों में बेस्ट है 110। इसी को हम कहते हैं नेक्स्ट बेस्ट आउटपुट, या इसको हम कहेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ऐसा नहीं कि हम किसी को भी पकड़ लेंगे। जब हमारे पास दो ही गुड्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल एक है राइस, एक है व्हीट, तो यहां पे हम सिंपल कहेंगे अगर हम राइस प्रोड्यूस करेंगे तो व्हीट को हमने छोड़ा तो ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी। लेकिन जब हमारे पास बहुत सारी चीजें होंगी, ठीक है, उनमें से हम एक चीज चूज करेंगे, ऑब्वियसली जिससे हमें सबसे बेनिफिट होगा वो हम चूज करेंगे। फिर इससे कम जिसमें हमें बेनिफिट होता ना, जैसे यहां पे 110 था, तो यहां पे ये आता अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव आउटपुट, ठीक है। हेंस डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो इज नॉट यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस। जल्दी से मुझे आप बताओ, देखो जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो है, यहां पे हम क्या मेजर करते हैं, गुड एक्स एंड गुड वाई। इन दो गुड्स को हम किस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं, कौन सा कॉम्बिनेशन हम चूज करेंगे, यही मसला होता है ना। पहला, नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी, बिल्कुल यहां पे हमें पता चलता है अगर इसके ऊपर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर जो इकोनॉमी है वो ऑपरेट कर रही है, इसका मतलब वो एफिशिएंट है। अगर अंदर आ गई तो इनएफिशिएंट, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशंस रिसोर्सेज, नेशंस के रिसोर्सेज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, यानी गुड एक्स में कैसे हैं, कितने रिसोर्सेज लगे हैं, एंड गुड वाई में कितने रिसोर्सेज हैं, ये भी आया, ये भी आया। चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, बिल्कुल यहां पे बात होती है कौन सी टेक्निक हम चूज करेंगे एक्स गुड को प्रोड्यूस करने के लिए एंड वाई गुड को प्रोड्यूस करने के लिए। फिर डिमांड सप्लाई एनालिसिस, इसके बारे में यहां पे बात नहीं होती है, मार्केट में क्या हो रहा है, क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, उसके बारे में बात नहीं होती है, ठीक है। हेंस डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर डैश डैश अप्रोच टू यूटिलिटी ह्यूमन सेटिस्फैक्शन इज साइकोलॉजिकल फिनोमिना एंड कैन नॉट बी मेजर क्वांटिटेटिवली। जल्दी से आप मुझे बताइए कहां पे हम जो ह्यूमन सेटिस्फैक्शन है उसको हम मेजर नहीं कर सकते क्वांटिटेटिवली। देखो ऑर्डिनल नंबर में तो हम सीधा नंबर देते हैं 1 2, आपकी सेटिस्फैक्शन कितनी है, 9 है मेरी, ठीक है, किसी की 10 है, ओके। लेकिन ऑर्डिनल यूटिलिटी में ऐसा नहीं है। ऑर्डिनल यूटिलिटी में हम कंसिडर करते हैं जो ह्यूमन सेटिस्फैक्शन है वो एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है, यहां पे हम सिर्फ रैंक दे सकते हैं, यानी हायर ऑर्डर एंड लोअर ऑर्डर, ठीक है। हेंस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिफरेंस करो शोज various combination of two goods that gives dash dash amount of satisfaction। जल्दी से मुझे बता दीजिए, जो इंडिफरेंस करो हमारे पास होती है वो हमें क्या देती है, हर एक पॉइंट पे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ठीक है। हेंस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following explains the declining slope of indifference करो। ये क्वेश्चन आया था यूजीसी पेपर 2020 में। यहां पे हमने बताना है इनमें से कौन सा इफेक्ट करता है, एक्सप्लेन करता है डिक्लाइनिंग स्लोप ऑफ इंडिफरेंस करो। आपको पता है जो स्लोप है इंडिफरेंस करो का, ये डिपेंड करेगा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन टू कमोडिटीज, यानी
ये हमारे पास एक कमोडिटी है, ये दूसरी कमोडिटी है। अब एक कमोडिटी दूसरे के लिए कितना सब्स्टिट्यूट होगी वो हम डिपेंड करेगा, यानी जो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, एक तो ये चीज है, दूसरी कौन सी चीज है, ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। अब ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी हमें क्या कहता है, वो कहता है सबसे पहले कंज्यूमर को फिक्स करना है उसकी सेटिस्फेक्शन कितनी है। लेट अस सपोज दैट ये हो गया, फिर उसी हिसाब से उसने अपने दो गुड्स को क्या करना है, चूज करना है, यानी वो कॉम्बिनेशन लेगा, यहां पे भी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, यहां पे भी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, यहां पे भी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अब इसकी वजह से क्या होगा, जो स्लोप होगा वो डाउनवर्ड होगा, ठीक है, यानी हमारे पास ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी ये भी आएगा एंड डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ यूटिलिटी ये भी आएगा, ठीक है। हेंस हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा बी एंड डी, हेंस जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आया था यूजीसी एग्जाम में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस करो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल बेसिक है। यहां पे हमने बताना है जो बेसिक प्रॉपर्टीज है इंडिफरेंस करो है, उनमें से यहां पे कौन सी इंडिफरेंस करो की बेसिक प्रॉपर्टी नहीं है। बेसिक हमारे पास सिर्फ 5 प्रॉपर्टीज हैं इंडिफरेंस करो की। पहली, इंडिफरेंस करो स्लोप डाउनवर्ड, नेगेटिव स्लोप है, डाउनवर्ड स्लोप है, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड, जो इंडिफरेंस करो है वो क्या है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन, बाहर की तरफ है तो कन्वेक्स हो गई। फिर इंडिफरेंस करो कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, जो इंडिफरेंस करो है अगर दूसरी होगी तो ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ये एक प्रॉपर्टी होती है। फिर होती है जो इंडिफरेंस करो है ना ही वो एक्स एक्सिस को टच करती है ना ही वो वाई एक्सिस को टच करती है, ठीक है। फिर जो हायर लेवल पे इंडिफरेंस करो होती है, यानी एक इंडिफरेंस करो यहां पे है, एक यहां पे, जो जितना हायर लेवल पे होगी वो उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगी, यहां पे जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो ज्यादा होगा। ये हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज होती हैं इंडिफरेंस करो की। अब यहां पे आओ, इंडिफरेंस करो हैव अ स्लोप नेगेटिव स्लोप, बिल्कुल करेक्ट है। फिर जो इंडिफरेंस करो है इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, अगर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होगा तो कनकेव टू द ओरिजिन होगा। ये हम बेसिक प्रॉपर्टीज में नहीं बताते हैं। बेसिक प्रॉपर्टी में सिंपल हम ये चीज बताते हैं जो इंडिफरेंस करो है वो कन्वेक्स टू द ओरिजिन है, ठीक है। हेंस हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, if two goods were perfect substitute of each other it is necessarily follow that, जब दो गुड्स बिल्कुल परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होंगे, यानी ऐसे देखो ये हमारे पास एक गुड है, जितना यहां से हमने काम किया उतना यहां पे हमने इंक्रीज किया, तो उस टाइम पे इस तरह से होगा, यानी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी, यानी एन इंडिफरेंस करो रिलेटिंग द टू गुड्स विल बी लीनियर, ठीक है। लीनियर का क्या मतलब है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। हेंस B option is the correct answer. Next question, every point on budget line represents dash dash spending by the consumer. Now budget line क्या होती है, budget line एक graphical representation होती है all those combination of two goods, उन तमाम combination, यहां पे A पे एक combination है, B पे दूसरा combination है, C, D and E, इसी तरह से यहां पे जितने भी combination of goods हैं वो represent कर रहे हैं कि हम यहां पे अपनी सारी इनकम स्पेंड कर रहे हैं एंड ये कॉम्बिनेशन हम खरीद रहे हैं, यानी यहां पे हम 6 यूनिट हम खरीद रहे हैं डॉट पेन्स, ठीक है, एंड 2 यूनिट्स हम खरीद रहे हैं जेल पेन, ठीक है। क्या याद आपने रखा, जो हमारे पास बजट लाइन है ये शो करती है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स जो हम खरीदते हैं और अपनी सारी इनकम स्पेंड कर देते हैं, ठीक है। एंड जो बजट सेट होता है, बजट सेट होता है पॉसिबल, यहां पे अपनी इनकम हम स्पेंड भी करेंगे सारे, नहीं भी कर सकते हैं, यानी ये जो लाइन है ना, इस लाइन के ऊपर और इसके अंडर ये सारा क्या आएगा, बजट सेट आएगा। लेकिन जो बजट लाइन है वो सिर्फ ये वाली लाइन आएगी जहां पे हम सारी इनकम स्पेंड करेंगे, जो हमारे पास यहां पे इक्वेशन मैंने लिखी है बजट लाइन के लिए एंड ये हमारे पास है बजट सेट के लिए। तो यहां पे हमारे पास क्या आएगा, एवरी पॉइंट ऑन बजट लाइन रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करेगा, full spending by the consumer. Hence, C option is the correct answer. Next question, what is the horizontal intercept of the budget line? Budget line का जो horizontal intercept है यहां पे होता क्या है, देखो ये हमारे पास होता है x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, यहां पे जो m है ये डिनोट करता है मनी को,
P2 डिनोट करता है प्राइस ऑफ गुड 2 एंड P1 डिनोट करता है प्राइस ऑफ गुड 1। अब यहां पे हमारे पास होता है गुड 1 उसकी क्वांटिटी एंड यहां पे होता है गुड 2 की क्वांटिटी। यहां पे इन्होंने बोला है आपने बोलना है हॉरिजेंटल इंटरसेप्ट क्या आएगा, यानी हमने बताना है जो क्वांटिटी है गुड 1 की उसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, और यहां पे गिवन है मनी एंड प्राइस। ओके, अब यहां पे हम कैसे निकालेंगे मैं आपको सिंपल एग्जांपल देके समझाऊंगा। अगर लेट अस सपोज दैट आपने खरीदे RS 10 रुपए के पेन, ठीक है, एंड हर पेन की जो प्राइस है वो है 2 रुपीज। अब आपको कोई बोलेगा बताओ आपने कितने पेन खरीदे, आप क्या करोगे जितने के खरीदे डिवाइडेड बाय जितनी उनकी प्राइस है, ठीक है, यानी जितने आपके पास पैसे हैं डिवाइडेड बाय जितनी उनकी आपकी जो प्राइस है, ठीक है, वही कॉन्सेप्ट यहां पे भी इस्तेमाल होगा, यानी मनी। क्यों यहां पे मनी की बात क्यों आएगी, क्योंकि हम सारे पैसे खर्च कर रहे हैं, बजट लाइन यही शो कर रही है M अपॉन P1 यानी प्राइस ऑफ गुड 1, ठीक है। तो इस तरह से हमें पता चलेगा यहां पे जो हॉरिजेंटल इंटरसेप्ट है वो क्या आएगा, हेंस हमारे पास जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आएगा। अब आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे बताओ वर्टिकल इंटरसेप्ट क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर इनकम इफेक्ट द कंज्यूमर विल, बताओ जरा इनकम इफेक्ट में कंज्यूमर क्या करेगा। ये हमारे पास इंडिफरेंस करो है, यहां पे जितने भी ऑप्शन है इंडिफरेंस करो के रिलेटेड है। जब हमारी इनकम इंक्रीज होगी तो हम दूसरी वाली इंडिफरेंस करो के पास जाएंगे, क्यों, जितने हायर लेवल पे इंडिफरेंस करो होगी वो हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगी, जब हमारी इनकम कम होगी तो नीचे आ जाएंगे, यानी मूव्स टू हायर और लोअर इंडिफरेंस करो, या हायर होगा या लोअर होगा, वो डिपेंड करेगा इनकम इफेक्ट कैसा है, ठीक है। हेंस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था सुपर क्रैश कोर्स में, लेकिन यहां पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, उसी को करेक्ट करने के लिए इस क्वेश्चन को मैंने रिपीट किया। यहां पे करेक्ट आंसर आएगा ए ऑप्शन भी एंड डी ऑप्शन भी, और मैंने वहां पे सिर्फ डी ऑप्शन लिखा था क्योंकि मैंने ए की तरफ देखा ही नहीं है, ठीक है। अब ये दोनों कैसे आएंगे उसको मैं थोड़ा सा समझाता हूं। इन अ सिचुएशन जब हमारे पास मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई, यानी स्लोप ऑफ इंडिफरेंस करो हमारे पास कम होगा प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई, यानी स्लोप ऑफ बजट लाइन, उस टाइम पे कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करेगा। सबसे पहले हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है ना, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जहां पे स्लोप ऑफ इंडिफरेंस करो इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन, ठीक है। जब हमारे पास स्लोप ऑफ इंडिफरेंस करो ज्यादा हो जाएगा, यानी जब हम लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे ना, देखो यहां पे हमारे पास जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है ये ग्रेटर है प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई से। अब इस केस में हम क्या करेंगे, हम यहां पे रहेंगे, ठीक है, यहां से हमें नीचे मूव करना है, यानी हम गुड वाई को कम करेंगे एंड जो गुड एक्स है इसको ज्यादा करेंगे, ठीक है। एंड इसी तरह से अगर हमारे पास मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कम होगा, यानी राइट साइड में ये वाली एग्जांपल आप लो, ठीक है, तो इस टाइम पे आप क्या करोगे, लेट अस सपोज दैट ये वाला, इस टाइम पे आप क्या करोगे, आप गुड वाई को ज्यादा कंज्यूम करोगे, ठीक है, एंड गुड एक्स को कम कंज्यूम करोगे, ठीक है, यानी हमारे पास इंक्रीजिंग द कंजप्शन ऑफ गुड वाई, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, एंड डिमिनिशिंग द कंजप्शन ऑफ गुड एक्स, ये वाला भी बिल्कुल करेक्ट है। यहां पे हमने एक्स की जो कंजप्शन है ये कम कर दी एंड वाई की बढ़ा दी, ठीक है। हेंस हमारे पास ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिफरेंस कर्व थ्योरी प्राइस इफेक्ट इज स्प्लिट इनटू व्हिच टू इफेक्ट, जल्दी से आप इसका आंसर कीजिएगा, मैं देखता हूं आपका कंसेप्ट कितना क्लियर है। देखो इंडिफरेंस कर्व थ्योरी में हम दो चीजें पढ़ते हैं, एक हम पढ़ते हैं इंडिफरेंस कर्व जहां पे हम बात करते हैं टू गुड्स की एंड वन गुड इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर अदर गुड इन ऑर्डर टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। एक चीज तो आपको कंफर्म होगी, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आएगा, ठीक है। अब दूसरा क्या आएगा, आइदर प्राइस इफेक्ट आएगा या इनकम इफेक्ट आएगा। अब मुझे बताओ यहां पे दूसरी चीज हम क्या पढ़ते हैं, यहां पे हम पढ़ते हैं फिर बजट लाइन। बजट में किसकी बात होती है, आपके पास कितने इनकम है, जो इनकम होगी उसी हिसाब से आप अपनी बजट फिक्स करोगे, ठीक है। तो दूसरा क्या आएगा, इनकम इफेक्ट आएगा, ठीक है। हेंस
डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, with rise in the prices of good X, demand for good Y also increases। ठीक है, then how these goods are related। यहां पे आपको एक चीज याद रखनी है, जो हमारे पास सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं ना, यहां पे पॉजिटिव इफेक्ट होता है। ठीक है, यानी एक गुड की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, जो दूसरी गुड की डिमांड है ना वो भी इंक्रीज होगी। यानी जहां पे आपको इंक्रीज दिख रहा है, आप समझ जाना ये हमारे पास क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। एंड जहां पे आपको इनवर्स रिलेशनशिप मिलेगा, एक बढ़ रहा है दूसरा कम कर रहा है, तो इसका मतलब वो है कंप्लीमेंट्री गुड्स। अब क्वेश्चन पे आओ, विद राइज इन द प्राइसेस ऑफ एक्स, इसकी प्राइस इंक्रीज हो गई, जो डिमांड थी वाई की वो भी इंक्रीज हो गई, बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूशन गुड्स, सॉरी सब्स्टिट्यूट गुड्स है। ठीक है, हेंस ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what kinds of statements are the law of demand and the elasticity of demand। जल्दी से आप इसका आंसर कीजिएगा, यहां पे भी पता चलेगा आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। जल्दी से आंसर कीजिएगा। देखो, पहले हम समझेंगे लॉ ऑफ डिमांड की। लॉ ऑफ डिमांड में हमें पता चलता है विद द इंक्रीज इन प्राइस, जब प्राइसेस इंक्रीज होती है तो किसी जो हमारे पास कोई भी कॉमोडिटी होती है, इसकी प्राइस, इसकी जो डिमांड है वो डिक्रीज होती है। यानी देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, यह हमें पता चलता है लॉ ऑफ डिमांड से। वेयर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, यहां पे बात होती है परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू प्राइस या अदर डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। ठीक है, तो यहां पे किसकी बात हो रही है, यहां पे परसेंटेज चेंज, यानी यहां पे हमें एक्चुअल पता चलता है, यहां पे हमें रिलेटिव यानी क्वालिटी, यहां पे हमें एक्चुअल बात नहीं पता चलती है। ठीक है, यानी हमारे पास जो करेक्ट स्टेटमेंट यहां पे आएगा वो हमारे पास आएगा द लॉ ऑफ डिमांड इज अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, बिकॉज यहां पे एक्चुअल में हमें पता नहीं चलता है कि प्राइस इंक्रीज होने की वजह से डिमांड कितनी कम हो गई, ये हमें पता नहीं चलता है। वेयर एज अगर आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को देखोगे, वहां पे आपको परसेंटेज चेंज पता चलेगा, यानी वो हमारे पास क्या है, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है। लॉ ऑफ डिमांड क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, हेंस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोनेंट्स ऑफ चेंज इन डिमांड। देखो, यहां पे आपने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। जब आपके पास डिफरेंशिएट करने के लिए बोला है, देखो यहां पे इंक्रीज इन डिमांड है, फिर एक्सपेंशन इन डिमांड है, यहां पे बात होगी प्राइस एंड अदर डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड की। अब प्राइस की वजह से क्या होता है, प्राइस की वजह से होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, एंड जो अदर डिटरमिनेंट्स है, जैसे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है, ठीक है, फैशन है, पॉपुलेशन है एंड सो ऑन, उसकी वजह से होती है चेंज इन डिमांड। एक चीज आपको याद रखनी है, यहां पे बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है यहां पे चेंज इन डिमांड आएगा या चेंज इन क्वांटिटी डिमांड आएगा। जनरली हम चेंज इन डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांड में कोई भी डिफरेंस नहीं करते हैं। जब आपको वहीं से दिया होगा, जैसे इस क्वेश्चन में है, उधर से ही बोला है, एक साइड से इंक्रीज इन डिमांड फिर एक्सपेंशन इन डिमांड, अच्छा आपको पता चलना चाहिए यहां पे चक्कर है चेंज इन डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, वरना आमतौर पे डिफरेंस नहीं होता है। जहां पे उधर से ही बोलने की कोशिश हो रही है ना, वहीं पे आपने करना है, आमतौर पे नहीं करना है। अगर आप देखोगे लॉ ऑफ डिमांड में भी हम क्या करते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम चलते हैं। ठीक है, इसी तरह से यहां पे भी करना है। देखो, चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड की वजह से क्या होता है, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, यानी सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर है। एंड जो कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन है, ये किसकी वजह से होता है, ये होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, तो यह हमारे पास करेक्ट ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप्ड डिमांड करो। देखो, ये हमारे पास है, जब जो हमारे पास जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। ठीक है, तो उस केस में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो होगी हमारे पास 1। ठीक है, यानी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, हेंस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी द डायग्राम बिलो। यहां पे डायग्राम है, आपने बोलना है आइदर ये इलास्टिक है, इनइलास्टिक है, क्या मसला है।
यहां पे आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से याद रखना है, यहां पे भी बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है। देखो, आपने एक चीज याद रखनी है जो बिल्कुल सिंपल है, परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज बिल्कुल जीरो, तो ये होगी बिल्कुल ऊपर की तरह। एंड सेकंड आपको याद रखना है, जब हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी होती है, यानी परफेक्टली इलास्टिक। ठीक, यहां पे आपको क्या करना है, फिर आपने जो परफेक्ट है ना इसको मिटा देना है, बना इन इलास्टिक। अब ये थोड़ा स्टीप हो जाएगा इस तरह से, पहले बिल्कुल ऊपर की तरफ है, अब थोड़ा स्टीप होगा, यानी इन इलास्टिक डिमांड करो। इसी तरह से यहां पे भी आओ, यहां पे भी इसको मिटा दो, क्या बनेगा, इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक बनाना तो ये भी थोड़ा इस तरह से नीचे की तरफ हो गया, जब ये थोड़ा सा नीचे, अभी फ्लैट बहुत है ये, लेकिन थोड़ा सा नीचे की हो गया तो हो गया इलास्टिक डिमांड, यानी ये हमारे पास क्या है, इलास्टिक है। अगर नीचे की तरफ होता ऐसे तो होता इन इलास्टिक। ठीक है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन फॉर अ लीनियर डिमांड करो इज डैश डैश। बताओ जरा, लीनियर डिमांड करो की इक्वेशन क्या होती है। जहां पे हमारे पास क्यूडी हो गया क्वांटिटी डिमांडेड, ए हो गया ऑल फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस अदर देन प्राइस। ठीक है, यानी प्राइस के अलावा जो भी डिमांड को इफेक्ट करते हैं, जैसे इनकम हो गया, टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गया, एंड सो ऑन। फिर बी होता है स्लोप ऑफ डिमांड करो, एंड पी हो गया प्राइस ऑफ गुड। इसकी बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन है, वो हमारे पास है क्यूडी इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू पी। ठीक है, ये हमारे पास एक्चुअल में मल्टीप्लीकेशन होती है, फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, हाँ, अगर आपको कोई बोलेगा इनवर्स बताओ जी इसका, तो इनवर्स हमारे पास ये वाला होता है, P इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू क्यू डी। दोनों आपको याद रखनी है, कभी कभार ये पूछी जाती है, कभी कभार इनवर्स वाला पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन टू प्रोडक्ट इज प्लस 2.29। देखो, यहां पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये ग्रेटर देन 1 है, यानी हाई इलास्टिक है। अब मुझे बताओ कौन से प्रोडक्ट में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो ग्रेटर देन 1 होती है, जब हमारे पास जो गुड्स हैं वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, यानी आपके पास बहुत सारे गुड्स अवेलेबल है। अब इनकी प्राइस इंक्रीज हो गई, अब क्या करो, इसकी तरफ जाओगे, बिकॉज ये दोनों सेम है, इसकी भी प्राइस इंक्रीज हो गई तो आप इधर चले जाओगे। ठीक है, जब हमारे पास गुड्स क्या होंगे, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होंगे, उस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड काफी ज्यादा होती है। ठीक है, हेंस ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए इज इक्वल टू हाउस होल्ड डिमांड एंड बी इज इक्वल टू मार्केट डिमांड, देन जल्दी से आप मुझे बताओ। देखो, बहुत ही सिंपल है, जो हाउस होल्ड डिमांड है या इंडिविजुअल डिमांड है, इंडिविजुअल डिमांड हमेशा कम होगी मार्केट डिमांड से। क्यों, मार्केट डिमांड में बहुत सारे इंडिविजुअल होंगे जो डिमांड करेंगे, और एक इंडिविजुअल एक ही होगा। ठीक है, हेंस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग विल द डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट बी हाई। नाउ ये डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट होता क्या है, हमारे पास एक हो गया स्नूब इफेक्ट, दूसरा हो गया बैंड वैगन इफेक्ट, या इसी को कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। देखो, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का मतलब है जब आप कोई चीज खरीदते हो ना किसी को देख के, जैसे फॉर एग्जांपल आपके फ्रेंड ने मोबाइल फोन खरीदा, ठीक है, और वो उसके पास बहुत अच्छा चलता है, वो आपको बहुत तारीफ करती है, यार इस फोन में ये है ये है ये है, आपने उसको देख के खरीदा, यानी डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट इसी को कहते हैं। ठीक है, जो देख देख के चीजें खरीदते हैं। ठीक, फिर आ गया स्नूब इफेक्ट। स्नूब इफेक्ट क्या होता है, जो चीजें मार्केट में है ना, ठीक है, अब सारे लोग इनको खरीद रहे हैं, मैं कुछ अलग खरीदता हूं, यानी जिससे मुझे थोड़ा फील होगा कि मैं सुपीरियर हूं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मोबाइल फोन में, मोबाइल फोन में बहुत सारे हमारे पास सैमसंग के हैं, एमआई के हैं, लेकिन फिर होता है एप्पल का फोन, वो एक यूनिक फोन माना जाता है। मैं खरीदूंगा एप्पल का फोन, मुझे लगेगा मैं थोड़ा सोसाइटी से ऊपर आ गया। ठीक है, इसको हम कहते हैं स्नूब इफेक्ट, एंड बैंड वैगन इफेक्ट कहता है जब हम किसी को देख के कोई चीज खरीदते हैं। ठीक है, अब मुझे आप बताओ यहां पे डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट सबसे ज्यादा हाई कहां पे होगा। देखो, वाटर में होगा, राइस में होगा, सेलफोन में होगा, प्लांट एंड मशीनरी में होगा। डेफिनेटली सेलफोन में सबसे ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज नॉट अ डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। जल्दी से मुझे बताओ, इनमें से डिमांड किसकी वजह से चेंज नहीं होती है।
क्या फैशन की वजह से होती है? बिल्कुल होती है। सीजनल फैक्टर? बिल्कुल होती है। अभी जो विंटर था इसमें काफी ज्यादा डिमांड थी विंटर प्रोडक्ट की, अब गर्मी आएगी तो गर्मियों में वैसा होगा। फिर लाइकलीहुड ऑफ फ्यूचर प्राइस, बिल्कुल ऐसा भी होता है। अभी आगे मार्च अप्रैल में हम बोलते हैं कम प्राइसेस होती हैं तो वेट करते हैं उस टाइम पे डिस्काउंट होगा, ठीक है, तो ये भी होता है। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से डिमांड के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो पड़ेगा सप्लाई के ऊपर, लेकिन हमारे ऊपर हमारी डिमांड करने पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हेंस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if x and y are complementary goods, if there is an increase in the price of x, अभी मैंने आपको क्या बोला, कंप्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है, इनवर्स होता है। इंक्रीज हो गई ना प्राइस, इसका मतलब ये हुआ जो गुड हम y खरीदेंगे उसकी डिमांड डिक्रीज होगी, यानी डिक्रीज, ठीक है। तो डिमांड ऑफ x एंड y विल डिक्रीज, बिल्कुल। अब इसकी प्राइस इंक्रीज हो गई, डिमांड तो इसकी तो डिक्रीज होगी, बिल्कुल, ये तो कंफर्म है, लेकिन अपने साथ ये y की भी डिमांड डिक्रीज कर देगा, ठीक है। हेंस डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडीशन other things being equal in the law of demand does not denotes which of the following, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड आपने काफी बार सुना, जब हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं वहां पे हम कहते हैं अदर थिंग बीइंग इक्वल, ठीक है। अब अदर थिंग बीइंग इक्वल का मतलब ये होता है प्राइस के अलावा बाकी सारी चीजें जिनसे डिमांड चेंज होती है वो क्या रहे, इक्वल रहे, ठीक है। यानी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स रिमेन कांस्टेंट, बिल्कुल ठीक है, ये होना चाहिए। यहां पे हमने बोलना है डज नॉट। इनकम लेवल ये भी कांस्टेंट रहना चाहिए, करेक्ट है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस रिमेन कांस्टेंट, ये भी करेक्ट है। फिर प्राइस ऑफ कमोडिटी, ये हमारे पास अदर थिंग्स में नहीं आता है। हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड सेज दैट विद चेंज इन प्राइस, प्राइस के चेंज होने की वजह से फिर कहते हैं अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, यानी ये सब चीजें कांस्टेंट रहनी चाहिए, ठीक है। ये अदर थिंग में नहीं आता है, ठीक है। हेंस डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड इज अ रिजल्ट ऑफ, जल्दी से मुझे बताओ एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कहां से होता है। पहला हमारे पास है इंक्रीज इन डिमांड, सेकंड है कॉन्ट्रैक्शन, इसी तरह से एक्सपेंशन एंड इंक्रीज होगा, इन्हीं के उलट होंगे, ठीक है। अब जो डिक्रीज इन डिमांड होता है ये होता है डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड प्राइस के अलावा, ठीक है। एंड यहां पे हमारे पास सिर्फ प्राइस की बात होती है। यहां पे जो डिमांड करो है उसमें शिफ्ट होता है, इधर पीछे शिफ्ट होगी या आगे शिफ्ट होगी, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड या एक्सपेंशन इन डिमांड, अगर एक्सपेंशन होगा तो नीचे की तरफ मूव करेगी, बिकॉज देखो यहां पे डिमांड ऐसे थी, फिर यहां आ गया तो डिमांड बढ़ गई, यानी नीचे की तरफ क्या है, एक्सपेंशन है, ऊपर की तरफ क्या है, कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है। यानी एक्सपेंशन इन डिमांड इज कॉज्ड बाय डिक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट। एक्सपेंशन किसकी वजह से होगा, जब प्राइसेस के अंदर डिक्रीज होगा, ठीक है। बाकियों से क्या होगा, इनक्रीज या डिक्रीज होगा, क्योंकि इनक्रीज ऑफ जो कंज्यूमर है ये अदर डिटरमिनेंट्स में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज अ डिपार्टमेंट स्टोर हैज अ सेल ऑन इट्स सिल्वरवेयर, ठीक है। इफ द प्राइसेस ऑफ प्लेट सेटिंग एंड रिड्यूस फ्रॉम 300 से 200 क्या हो गई, जो प्राइस है वो कम हो गई, यानी हमारे पास जो P है यानी ओरिजिनल प्राइस है वो हमारे पास 300 है, एंड जो न्यू प्राइस है P1 है वो बन गई 200। इसी तरह से जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज हो गई, यानी पहले प्राइस जो क्वांटिटी थी वो थी 3000 एंड जो न्यू बन गई यानी Q1 बन गई 5। ओके, यहां पे हमें कैलकुलेट करना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आप जानते हो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, Q1 माइनस Q, यानी नई माइनस पुरानी, इसी तरह से नई प्राइस माइनस पुरानी प्राइस इनटू पुरानी प्राइस अपॉन पुरानी क्वांटिटी, ठीक है। तो वैल्यू जरा पुट करो जल्दी से, हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास निकलेगा Q1 क्या है हमारे पास 5000 माइनस 3000, ठीक है, अपॉन क्या आएगा हमारे पास 200 माइनस 300, ठीक है, माइनस रखो पीछे। अब देखो ये जो माइनस है ना यहां पे मैच वाला माइनस नहीं होता है, ये माइनस सिर्फ शो करता है इनवर्स रिलेशनशिप, ये आपको याद रखना है, ओके। एंड प्राइस हमारे पास क्या है, पुरानी वाली 300 है, ओके। एंड Q
पुरानी वाली क्यू है 3000। इसको आप सिंप्लीफाई करो ना, हमारे पास यहां पे करेक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इंक्रीजिंग एयर फेयर्स increases revenue and decreasing them decreases revenue, then the demand for air travel has a price elasticity of। देखो ये क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफाई होगा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड या टोटल रेवेन्यू मेथड या आउटले मेथड से। क्या होता है, हमारे पास डिमांड इन इलास्टिक होती है इफ फॉल इन प्राइस, जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो डिक्रीज होगा, यानी यहां पे हमारे पास होता है पॉजिटिव रिलेशनशिप। क्या होगा, जब प्राइस कम हो गई टोटल रेवेन्यू भी कम हो गया, प्राइस इंक्रीज हो गई टोटल रेवेन्यू भी इंक्रीज हो गया, यानी पॉजिटिव में सब चलता है। ठीक है, फिर इलास्टिक में क्या होता है, यहां पे इनवर्स रिलेशनशिप होता है, यानी नेगेटिव। यहां पे विद द फॉल इन प्राइस, प्राइस कम हो गई टोटल रेवेन्यू क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, जब प्राइसेस इंक्रीज होती हैं टोटल रेवेन्यू डिक्रीज होता है। इनवर्स रिलेशनशिप पॉजिटिव रिलेशनशिप, एंड यहां पे हमारे पास कांस्टेंट रहता है, नो चेंज, रिमेन्स द सेम। अब आओ आप क्वेश्चन पे, इफ इंक्रीजिंग एयर फेयर्स इंक्रीजेस रेवेन्यू, इंक्रीज प्राइस इंक्रीज रेवेन्यू इंक्रीज, फिर डिक्रीजिंग देम डिक्रीजेस रेवेन्यू, यानी यहां पे क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, यानी इन इलास्टिक। अब इन इलास्टिक क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होती है लेकिन ग्रेटर देन 0 होती है, 0 नहीं होती है, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, हेंस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ प्रोडक्ट हैज लेस इलास्टिक डिमांड, यानी हमारे पास जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है लेस देन 1 है, एंड देयर इज अ चेंज इन इट्स प्राइस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, हमने यहां पे करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विल बी ग्रेटर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। देखो हमारे पास जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये कम है, अब फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब ये क्या होना चाहिए, लेस देन 1। अब देखो यहां पे ये लेस देन 1 तब होगा जब नीचे वाला बड़ा होगा। क्या होगा, नीचे वाला ऊपर वाले से बड़ा होगा, यानी परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन डिमांड। यहां हम कहेंगे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ऊपर वाला छोटा होगा एंड नीचे वाला बड़ा होगा। ठीक है, तभी ये लेस देन 1 होगा, हेंस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको नहीं समझ आ रहा ऐसे देखो, 1/2, ठीक है, नीचे से लो 1/1000, इतना बड़ा लो, तब भी ये लेस देन 1 ही होगा। लेकिन जब ऊपर से बड़ा होगा, जैसे 4/3, अब ये क्या हो गया, 1 से बड़ा हो गया। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट यहां पे भी इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंसेंटिव रिवॉर्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ लेबर। जल्दी से मुझे बताओ, लेबर को जो रिवॉर्ड मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं वेजेस। ठीक है, अब रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट ये किसको मिलता है, फटाफट से मुझे कमेंट करके बता दीजिए। फिर इन अ कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन 2 इनपुट्स आर, ज्यादा आपको इसके बारे में याद नहीं रखना है, जो मैंने आपको बताया है सिर्फ उतना आपको याद रखना है। कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन में 2 इनपुट्स होते हैं, कौन कौन से, लेबर एंड कैपिटल। ठीक है, हेंस हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, बी ऑप्शन, कैपिटल एंड लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फर्म्स प्रोडक्शन फंक्शन। बताओ एक फर्म का प्रोडक्शन फंक्शन क्या शो करता है, हम जानते हैं प्रोडक्शन फंक्शन इज द फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट, यानी इनपुट एंड आउटपुट। अगर आप यहां पे देखोगे, shows the maximum output that can be produced with a given amount of input। ये हमारे पास क्या हो गया, प्रोडक्शन फंक्शन हो गया। अब यहां पे बहुत सारे बच्चों को ए ऑप्शन पे भी डाउट होगा, यानी shows how much output and the level of input required for the firm to maximize profit। प्रोडक्शन फंक्शन में प्रॉफिट की बात नहीं हो रही है, यहां पे सिर्फ बात होती है फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट। ठीक है, तो यहां पे इसके बाद नहीं होगी, इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कैन नॉट टेक प्लेस इन द शॉर्ट रन। इनमें से कौन सी एक्टिविटी शॉर्ट रन में हम परफॉर्म नहीं कर सकते। चेंजिंग द क्वांटिटी ऑफ लेबर एम्प्लॉयड, अब लेबर हमारे पास वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं, इनको हम चेंज कर सकते हैं। चेंजिंग द इनपुट कॉम्बिनेशन, जो इनपुट कॉम्बिनेशन है वो भी हम चेंज कर सकते हैं, और जो हमारे पास प्लांट है उसको हम मेंटेन भी कर सकते हैं इन ऑर्डर टू एंश्योर द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन।
सिर्फ हम फिक्स फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते हैं, यानी इंस्टॉलेशन ऑफ एन एडिशनल प्लांट टू मीट द फ्यूचर रिक्वायरमेंट, यह हम नहीं कर सकते हैं। हेंस डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डैश इज द चेंज इन टोटल प्रोडक्ट फॉर 1 यूनिट चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। देखो, जब भी आपको यहां से कोई भी क्वेश्चन आए, आपके माइंड में अभी से ये तय कर लो, ये जो डायग्राम है ना, इसको अपने माइंड में बिठा दो, अभी से बिठा दो। फिर यहां से कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, आराम से आप इससे निकाल सकते हो। आपने क्या करना है, पहले ये याद रखो, ये हमारे पास है टोटल प्रोडक्ट वाली, ठीक है। फिर हमारे पास वेरिएबल फैक्टर, सॉरी मार्जिनल प्रोडक्ट की ऐसे आती है ऊपर से, फिर एवरेज प्रोडक्ट की यहां से आती है। यहां पे हो गया हमारे पास जो टोटल प्रोडक्शन है, पहले यहां से यहां तक इंक्रीज करती है, बिकॉज हमारे पास जो टोटल प्रोडक्ट, जो मार्जिनल प्रोडक्ट है, यहां तक इंक्रीज करता है, ठीक है। फिर यहां से नीचे डिक्रीज करता है, यहां नेगेटिव होता है। अब यहां पे हमारे पास स्टेजेस बनते हैं, फर्स्ट स्टेज, फिर सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। अब ये जो हमारे पास स्टेजेस होती है ना, ये ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। देखो, यहां से यहां तक मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज करता है, तो पहला, यहां से यहां तक, पूरा यहां तक, ये हमारे पास आएगा सेकंड में, एंड फिर नेगेटिव आ गया थर्ड में, यानी पहले इंक्रीजिंग, फिर हमारे पास डिक्रीजिंग, एंड फिर तीसरा नेगेटिव में आता है। ओके, अब यहां पे आओ, डैश डैश इज द चेंज इन टोटल प्रोडक्ट, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट फॉर 1 यूनिट चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। क्या होता है हमारे पास जब टोटल प्रोडक्शन में कोई भी चेंज आती है, वो होता है मार्जिनल प्रोडक्ट। हेंस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस मार्जिनल प्रोडक्ट विल बी। देखो, जब टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा, कहां से कहां तक इंक्रीज कर रहा है, यहां से लेके यहां तक टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज करता है, तो यहां तक हमारे पास देखो जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव है, ठीक है। हेंस ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहां पे आपको कुछ भी रिलेशन पूछा जा सकता है, ठीक है। कभी टोटल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट के बारे में पूछा जाएगा, या मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज के बारे में पूछा जाएगा। सिर्फ आपको ये डायग्राम याद होनी चाहिए, फिर आप हर एक क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ टोटल प्रोडक्ट। बताओ जरा, मैक्सिमम पॉइंट क्या होता है टोटल प्रोडक्ट का, कहां पे होता है, यहां पे। अब इसके नीचे आओ, यहां पे देखो, यहां पे हमारे पास जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो क्या कर रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो है यहां पे, ठीक है। यानी व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम जीरो, ठीक है। हेंस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एवरेज प्रोडक्ट विल हैव पॉजिटिव वैल्यू ओनली। देखो, ये हमारे पास है एवरेज प्रोडक्ट, ठीक है। ये जो एवरेज प्रोडक्ट है ना, इसकी हमारे पास वैल्यू जीरो भी हो सकती है, ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव तो है ही है, सिर्फ नेगेटिव नहीं हो सकती है। अब पॉजिटिव कब होगी, जब कोई प्रोड्यूस हो रहा है, कुछ चीजें प्रोडक्शन हो रही है। जब प्रोडक्शन स्टॉप होगी, जो एवरेज प्रोडक्शन है, यानी प्रोडक्शन पर फैक्टर, ठीक है, यानी पर लेबर के हिसाब से हम देखेंगे, जब आप प्रोडक्शन बंद करोगे तो एवरेज प्रोडक्शन जीरो हो गई, ठीक है। लेकिन नेगेटिव कभी भी नहीं जाएगा, यानी कैन बी पॉजिटिव, जीरो भी हो सकती है, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती है। हेंस डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। हमारे पास जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, यहां पे क्या होता है, देखो, यहां पे आपसे कुछ भी रिलेशनशिप पूछा जा सकता है, हो सकता है एवरेज प्रोडक्ट के बारे में पूछा जाएगा। बताओ, एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो एवरेज प्रोडक्ट क्या है, देखो यहां पे हमारे पास एवरेज प्रोडक्ट है, ये अभी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। इसके रिलेटेड आपको अगर पूछा जाए तो ये बता दोगे। अब यहां पे पूछा गया है मार्जिनल प्रोडक्ट के रिलेटेड, ठीक है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है यहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम है, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। और जो एवरेज प्रोडक्ट है, मैक्सिमम कब होता है, ये ना यहां पे होता है, जब हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया, सी ऑप्शन। When marginal product is equal to average product, ऑलरेडी मैंने बताया, इट मींस दैट एवरेज, इसमें यहां पे जो एवरेज प्रोडक्ट है वो होता है मैक्सिमम, ठीक है। हेंस हमारे पास बी ऑप्शन क्या आएगा, करेक्ट आंसर। सॉरी, बी नहीं बल्कि ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न
द टोटल प्रोडक्ट। बताओ जरा, डिमिनिशिंग रिटर्न में पहले में हो गया इंक्रीजिंग, दूसरी वाली स्टेज में क्या गया डिमिनिशिंग एंड फिर नेगेटिव। यहां पे इंक्रीज तो करता है लेकिन डिमिनिशिंग पे, ठीक है, यानी इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, ठीक है। यहां पे और पूछा जा सकता है, बताओ भाई जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है यहां से आगे क्या होता है। देखो यहां से आगे टोटल प्रोडक्शन का स्लोप चेंज होता है, कुछ भी रिलेशन पूछा जा सकता है, बस ये अपने माइंड में रख लो, बस ये मैं आपसे बोलना चाहता हूं। तो यहां पे हमारे पास आएगा इन द स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग, ठीक है, डिक्रीज नहीं होता है, इंक्रीज होता है लेकिन किस रेट पे, डिमिनिशिंग रेट पे, ठीक है। हेंस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अबव डेटा इज एन एग्जांपल ऑफ। जो हमारे पास ऊपर डेटा है ये किसके एग्जांपल है। यहां पे सारा रिटर्न टू स्केल के बारे में है। हमारे पास लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज होते हैं, तो यहां पे हमारे पास जो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल है 3 स्टेजेस है, इंक्रीजिंग, फिर कांस्टेंट एंड डिक्रीजिंग। पहले स्टेज में क्या होता है, इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, ठीक है, यानी जितना आपने इनपुट डाला उससे डबल यानी उससे ज्यादा, सिंपल आप याद रखो, उससे ज्यादा आपका आउटपुट निकला, ठीक है। फिर दूसरे में होता है जितना इनपुट डाला उतना आगे से निकला। फिर तीसरे में क्या हुआ, जितना आपने इनपुट डाला इंक्रीज तो हुआ लेकिन उससे कम हुआ, ठीक है। ये हमारे पास हो गया डिक्रीजिंग रिटर्न। अब यहां पे आओ, यहां पे बोला है ये जो डेटा है ये किसकी एग्जांपल है यहां पे, ठीक है। यहां से यहां पे कितना इंक्रीज हुआ, 0 से यहां पे, यानी 15 माइनस 0। फिर यहां से यहां कितना इंक्रीज हुआ, 35 माइनस 15 यानी 20 का, ठीक है। इसी तरह से आगे आ जाओ, यहां पे 25 का, यहां पे 32 का, यहां पे 48 का, यानी ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, यानी हमारे पास बनेगा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, ठीक है। हेंस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन इज बेस्ड ऑन। देखो लीनियर है, होमोजीनियस है, होमोजीनियस का क्या मतलब है, सेम है, यानी जितना इनपुट उतना आउटपुट, क्या मतलब है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। हेंस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ फर्म doubles its input and output increases by 1.5 times, यानी 1:1/2 इंक्रीज हुआ हमारे पास आउटपुट, लेकिन इनपुट हमने डाला था डबल यानी 2 टाइम्स। इसका मतलब इससे कम निकला, जितना हमने इनपुट डाला उससे कम हमारा आउटपुट निकला। इसका क्या मतलब है, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। हेंस ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनल इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज आर डिपेंडेंट ऑन। देखो इकोनॉमीज का मतलब है इकोनॉमीज ऑफ स्केल रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाए तो हो गया इकोनॉमीज, और डिसइकोनॉमीज की वजह से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होती है। अब इंटरनल इकोनॉमीज क्या होता है, जब जो आउटपुट लेवल है विद इन द फर्म, यानी एक इंडिविजुअल फर्म के अंदर ही अगर हमारे पास कॉस्ट हो जाए, हमने कुछ ऐसी चीज करी विद इन द फर्म और हमारी कॉस्ट कम हो गई, वो हो गया हमारे पास इंटरनल इकोनॉमीज। या इकोनॉमी के अंदर ही कुछ ऐसी चीज हो गई, एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री के अंदर कुछ ऐसी चीज हो गई जिससे हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो गई, वो हो गया इंटरनल डिसइकोनॉमीज। यानी इंटरनल क्या होगा, आउटपुट लेवल ऑफ इंडिविजुअल, यहां पे सिर्फ इंडिविजुअल फर्म की बात होगी। अगर हम बात करेंगे एक्सटर्नल की, तो एक्सटर्नल में फिर आएगा आउटपुट लेवल ऑफ एंटायर इंडस्ट्री, कहां पे, एक्सटर्नल में। लेकिन इंटरनल में क्या आएगा, आउटपुट ऑफ इंडिविजुअल फर्म। यहां पे हम सिर्फ और सिर्फ एक ही फर्म को कंसीडर करेंगे, इंडिविजुअल फर्म को कंसीडर करेंगे। हेंस ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवेलेबिलिटी ऑफ चीपर रॉ मटेरियल एंड कैपिटल इक्विपमेंट्स इन द लॉन्ग रन। देखो जो हमारे पास एक इंडिविजुअल फर्म है, लॉन्ग रन में ये काफी एक्सपेंड हो जाएगी, यानी एक होल इंडस्ट्री बनेगी। जब ये एक्सपेंड होगी तो ये बहुत सारा रॉ मटेरियल खरीदेगी, जब ये बहुत सारा रॉ मटेरियल खरीदेगी उसकी वजह से कॉस्ट कम होगी, यानी कौन सी इकोनॉमी होगी, एक्सटर्नल इकोनॉमीज। किसकी वजह से हुई, अपना साइज एक्सपेंड करने की वजह से, ठीक है। यानी जब साइज बड़ा किया तभी जाके इन्होंने रॉ मटेरियल सस्ते दामों पे खरीदा, ठीक है। हेंस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the producer's demand for factor of production is governed by the dash dash factor। बताओ हम factors of production कब तक खरीदेंगे,
हम तब तक खरीदेंगे जब तक उनकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो ज्यादा होगी या कम से कम उनके बराबर होगी। यानी किसके ऊपर गौर करती है? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के ऊपर है। ठीक है, हेंस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not included in the assumptions of Clark marginal productivity of distribution? जल्दी से मुझे बताओ। देखो, जो जेबी क्लार्क ने assumption ली है, सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन, ये भी है स्टैटिक पॉपुलेशन, उसने एक कांस्टेंट पॉपुलेशन ली है एंड ए कांस्टेंट अमाउंट ऑफ कैपिटल। ऑल वेरिएबल फैक्टर्स आर नॉट इक्वली एफिशिएंट, ये गलत है, बल्कि जेबी क्लार्क ने होमोजीनियस फैक्टर्स लिए हैं। जो लेबर हैं या वेरिएबल फैक्टर हैं वो क्या है? होमोजीनियस हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास गलत है, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू रिकार्डो रेंट अराइजेस बिकॉज ऑफ, जल्दी से मुझे बताओ रिकार्डो के अकॉर्डिंग रेंट कैसे अराइज होता है? नाउ अकॉर्डिंग टू डेविड रिकार्डो जो रेंट है ये अराइज होता है बिकॉज ऑफ स्कैर्सिटी ऑफ लैंड, लैंड की कमी की वजह से भी, एंड डिफरेंस इन द फर्टिलिटी ऑफ लैंड, यानी ए ग्रेड लैंड, बी ग्रेड लैंड एंड सी ग्रेड लैंड, उसकी वजह से भी होता है, यानी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन assumption ऑफ रिकॉर्डियन थियरी ऑफ रेंट? जल्दी से मुझे आप बताओ इनमें से कौन सी assumption नहीं है रिकॉर्डियन थियरी ऑफ रेंट की? देखो, देयर इज टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम मोस्ट फर्टाइल लैंड टू लेस फर्टाइल वन। बिल्कुल, रिकार्डो क्या कहता है? सबसे पहले एक ग्रुप ऑफ पीपल आएगा, वो मोस्ट फर्टाइल लैंड को कल्टीवेट करेगा, जिसको उसने बोला ए ग्रेड लैंड। फिर जब वो खत्म हो जाएगी, जो लोग हैं, जो दूसरा ग्रुप आएगा वो बी ग्रेड लैंड को कल्टीवेट करेगा। यानी पहले मोस्ट फर्टाइल लैंड, जब वो अवेलेबल नहीं है तो कहां जाएंगे? लेस फर्टाइल लैंड की तरफ जाएंगे, तो पहला वाला करेक्ट है। फिर लैंड ऑन विच नो रेंट इज अर्न्ड इज नोन एज मार्जिनल लैंड, बिल्कुल करेक्ट है। जो लैंड रेंट अर्न करती है वो होगी इंट्रा मार्जिनल लैंड, और जो नहीं करेगी वो होगी मार्जिनल लैंड। लैंड ऑन विच रेंट इज अर्न्ड इज नोन एज मार्जिनल लैंड नहीं, बल्कि इंट्रा मार्जिनल लैंड। फिर टोटल कॉस्ट स्पेंट ऑन ईच पीसेस ऑफ लैंड इज सेम, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। रिकार्डो ने एज्यूम किया अगर हमारे पास ए ग्रेड लैंड है, बी है, सी है, यहां पे हम जो भी स्पेंड करेंगे, खर्चा करेंगे, वो बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है, ये भी, सिर्फ हमारे पास ये करेक्ट नहीं है। हेंस सी ऑप्शन इज द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब अ मार्केट? बताओ मार्केट क्या है? मार्केट एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जहां पे सेलर्स एंड बायर्स आपस में मिलते हैं और चीजें खरीदते भी हैं और बेचते भी हैं। ठीक है, यानी प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट एंड बार्गेन ओवर अ कमोडिटी फॉर अ प्राइस। ठीक है, हेंस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब यहां पे बहुत सारे बच्चे कहते होंगे प्लेस वेयर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर बॉट एंड सोल्ड, ये भी है, लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है? बेस्ट डिस्क्राइब द मार्केट। ठीक है, तो बेस्ट डिस्क्राइब करेगा ये वाला। ओके, हेंस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर ट्रैवल सर्विस इंडस्ट्री इज एन एग्जांपल ऑफ, जल्दी से मुझे बताओ जो एयर ट्रैवल सर्विस इंडस्ट्री है वो किसकी एग्जांपल है? परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, या ओलिगोपोली है? देखो, यहां पे हमारे पास जो ओलिगोपोली है ना, ओलिगोपोली एक ऐसी फॉर्म ऑफ मार्केट होती है जहां पे फ्यू फर्म्स होती हैं, लेकिन ये जो फर्म होती है ना ये बहुत तकड़ी होती हैं। यानी अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो पूरे इंडिया में फैली होंगी। ठीक है, अगर आप बात करोगे एयर ट्रैवल सर्विसेज की, बहुत कम है, ज्यादा नहीं है, और उनका जो शेयर है मार्केट में ना वो काफी ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल है ओलिगोपोली की। ठीक है, हेंस डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फर्म एनकाउंटर्स इट्स शटडाउन पॉइंट व्हेन? एक फर्म बंद कब होगी, यानी उसका शटडाउन पॉइंट कब आएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड मजेदार क्वेश्चन है, डे टू डे लाइफ से मिलता जुलता क्वेश्चन है। एक चीज आपको पहले याद रखनी है, डी पॉइंट में हमारे पास एक फर्म इक्विलिब्रियम कब होती है? जब मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। चाहे कोई भी फर्म है, परफेक्ट कंपटीशन हो, मोनोपोलिस्ट है, कोई भी हो, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। अगर
मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर हो गई मार्जिनल रेवेन्यू से, तो जो फर्म है वो अपनी प्रोडक्शन टेम्परेरी बंद कर देगी, ठीक है, यानी वो घाटे में चली जाएगी, लॉस में चली जाएगी। लेकिन यहां पे ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं है। यहां पे हमें बात करना है एवरेज टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स कॉस्ट, ठीक है। अब यहां पे आओ, हमारे पास होती है एवरेज टोटल कॉस्ट। अब ये जो टोटल कॉस्ट है ना, यहां पे दो चीजें आती है, एक आ गई एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड दूसरा हमारे पास आ गया एवरेज फिक्स कॉस्ट। सिंपल आप यहां पे समझो, आपकी एक फैक्ट्री है, ठीक है, इस फैक्ट्री में मशीनरीज हैं, ये हो गई मशीनरीज, एंड फिर आप कुछ लेबर हायर करते हो, लेट अस सपोज आप प्रोड्यूस करें चॉकलेट, ठीक है, यहां पे आपने लेबर लगाए 10 लेबर। अब लेबर के ऊपर जो खर्चा आ गया वो आ गई एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यानी जो इनको सैलरी आप दे रहे हो, एंड मशीनों के ऊपर जो आपने खर्चा किया है, एक ही बार किया है, वो आ गया एवरेज फिक्स कॉस्ट। ओके, अब यहां पे एक चीज समझो आप, जब हमारे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल हो जाएगी प्राइस के, ठीक है, इसका मतलब यह हुआ जितना आप लेबर लगा रहे हो उतनी आपकी इनकम आ रही है, यानी कि जो आपने मशीनें खरीदी हैं उनकी आपको कीमत आ ही नहीं रही है, आपका जो एवरेज फिक्स कॉस्ट हुआ है वहां पे वो वसूल ही नहीं हो रहे आपसे, इसका मतलब आप घाटे में जा रहे हो। टेम्परेरी आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेरी आपको अपनी जो फैक्ट्री है उसको बंद करना पड़ेगा, यानी जब हमारे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल हो जाएगी प्राइस के, उस टाइम पे जो फर्म है उसको बंद हो जाना पड़ेगा, यानी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन अब आपके माइंड में एक चीज आई होगी, अगर हमारे पास एवरेज फिक्स कॉस्ट, जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो प्राइस के बराबर होगी, तो फिर हम एक कंपनी को, एक फर्म को बंद क्यों नहीं करेंगे। अब देखो, जब हम पहली पहली मशीनें खरीदते हैं ना, उस टाइम पे जो फिक्स कॉस्ट होती है ना वो बहुत ज्यादा होती है। कैसे, अभी आपने नई नई मशीन खरीदी, ठीक है, आपने अभी नई नई फैक्ट्री एस्टेब्लिश की, आपने ये जो मशीनरी है ना ये 1 करोड़ की खरीदी, फिर आपने क्या किया, एक मस्त तरीके से आपने यहां पे रिबन काटा, आपने पहला चॉकलेट प्रोड्यूस किया। अब मुझे आप बताओ पहले चॉकलेट की कीमत कितनी है इस वक्त, इस वक्त पहले चॉकलेट की कीमत 1 करोड़ रुपए है, क्योंकि आपने ये 1 करोड़ का सारा सेटअप खरीदा है। फिर जितना जितना आप ज्यादा प्रोडक्शन करते जाओगे उतनी आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो कम होती जाएगी, ठीक है। इसका मतलब अभी तक जब एवरेज फिक्स कॉस्ट इक्वल होगी प्राइस के, इसका मतलब अभी वो स्टार्टिंग वाला पोर्शन है, अभी इसको बहुत आगे बढ़ना है, इसलिए यहां पे बंद नहीं होगी। बंद एक फर्म तब होगी जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल होगी प्राइस के, ठीक है। अब यहां पे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है ये सारा कलेक्ट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्राइस टेकर। बताओ जरा, प्राइस टेकर फर्म कौन सी होती है, वो हमारे पास होती है परफेक्ट कंपटीशन वाली, यानी बिल्कुल मस्त तरीके की स्ट्रेट लाइन, यानी हमारे पास नेगेटिवली स्लोप्ड डिमांड नहीं होगा, ठीक है। यहां पे नॉट बोलना है ना, फिर टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी, ये तो हर एक में होता है ना, चाहे मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, हर जगह यही होता है, ठीक है। फिर एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस, ये भी होता है, हम एवरेज रेवेन्यू को ही प्राइस कहते हैं, ओके। एंड मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस, ये खास प्रॉपर्टी होती है परफेक्ट कंपटीशन की। परफेक्ट कंपटीशन में मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस होता है, ठीक है। यहां पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मोनोपोली द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इज एज फॉलो। देखो, चाहे बात हो मोनोपोली की, चाहे बात हो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, दोनों में बिल्कुल सेम होता है। मार्जिनल रेवेन्यू नीचे से होती है, एवरेज रेवेन्यू ऊपर से होती है, यानी एवरेज रेवेन्यू कर्व लाइज अबव द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। अब इनमें क्या फर्क होता है, यहां पे थोड़ी फ्लैट जैसी होती है, देखो यहां पे थोड़ी थोड़ी फ्लैट है एंड यहां पे स्टीपर ज्यादा है, ठीक है, बस इतना डिफरेंस है, बाकी डिफरेंस कुछ भी नहीं है। हेंस ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज अ सिचुएशन व्हेन अ प्रोड्यूसर। बताओ जरा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यानी डिस्क्रिमिनेट करना, चार्ज डिफरेंट प्राइस इन डिफरेंट मार्केट। हेंस ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहां पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, चार्जेस मैनी प्राइसेस। देखो मैनी प्राइसेस का क्या मतलब है,
बहुत सारी प्राइस चार्ज करना। जैसे फॉर एग्जांपल पहले मैंने की 1 रुपए, फिर 2 रुपए, फिर 3 रुपए, फिर 4 रुपए, फिर 5 रुपए, यानी बहुत सारी प्राइसेस चार्ज की। यहां पे मैंने डिस्क्रिमिनेट नहीं किया। डिस्क्रिमिनेट कब होगा? जब चार्जेस डिफरेंट प्राइसेस एंड डिफरेंट मार्केट। ओके, तो हेंस हमारे पास ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ओलिगोपोलिस्ट एंगेज इन कोलिजन एंड सक्सेसफुली फॉर्म अ कार्टेल। कार्टेल मतलब एग्रीमेंट। जब ओलिगोपोलिस्ट आपस में एग्रीमेंट करेंगे, जैसे एयरटेल एंड जियो एंड वोडाफोन, ये तीनों मिलके हमारे ऊपर क्या कर रहे हैं, देखो जरा क्या हाल हो रहा है। एक महीने जो रिचार्ज होता है वो 200 रुपए होता है और दूसरे महीने 400 रुपए होता है। यानी अंदर से कहीं ना कहीं इन्होंने कार्टेल बनाया है, यानी एग्रीमेंट किया है। तो इस वजह से क्या होता है, जो एक ओलिगोपोलिस्ट होता है वो भी बन जाते हैं मोनोपोली बन जाते हैं। ठीक है, यानी बहुत खतरनाक बन जाते हैं और जो हमारे लिए बहुत ही बुरा हालत हमारे कर देते हैं। ठीक है, हेंस the same as if it were served by the monopoly। ठीक है, hence D option is the correct answer। Next question, one characteristic not typically of oligopolist industry is। बताओ इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक ओलिगोपोलिस्टिक का नहीं होता है। पहला देखो, टू मच इंपॉर्टेंस टू नॉन प्राइस कंपटीशन। बिल्कुल, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है मोनोपोलिस्ट में एंड ओलिगोपोलिस्ट में। यहां पे नॉन प्राइस कंपटीशन होता है, यानी गिफ्ट दिए जाते हैं एंड बहुत सारी चीजें दी जाती हैं। जैसे गाड़ियों में क्या बोलेंगे, भैया हम आपको 3 सर्विसेज फ्री देंगे, वो क्या है, नॉन प्राइस कंपटीशन है। ओके, फिर प्राइस लीडरशिप। यहां पे प्राइस लीडरशिप होती है, यानी जो सबसे ज्यादा पावरफुल होती है वो एक प्राइस लीडर की तरह होती है। ओके, हॉरिजॉन्टल डिमांड करो। बताओ जरा मुझे, ओलिगोपोली की डिमांड करो कैसे होती है, वो तो हमें पता ही नहीं है, वो तो किंग्ड होती है। ठीक है, यानी इनडिटरमिनेट होती है, उसको हम डिटरमाइन नहीं करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल कहां से होगी, अ स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री, ये भी ठीक है। हेंस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द किंग्ड डिमांड हाइपोथेसिस इज डिजाइन्ड टू एक्सप्लेन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओलिगोपोली। बिल्कुल, ये तो हमें पता है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में? यहां पे बात होती है प्राइस रिजिडिटी की, क्योंकि हमें पता नहीं होता है ना, अगर फॉर एग्जांपल एक फर्म अपनी प्राइसेस इंक्रीज करेगी, क्या दूसरी फर्म भी इंक्रीज करेगी, क्या करेगी? तो इसके लिए हमारे पास क्या है, किंग्ड डिमांड हाइपोथेसिस। ठीक है, ये किसके में बारे में बात करता है, प्राइस रिजिडिटी के बारे में। ठीक है, हेंस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्म इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इज अ प्राइस टेकर। बिल्कुल सही बात है, कोई परेशानी नहीं है, हमें पता है इनसे पहले भी, जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट होती है वहां पे फर्म क्या होती है, एक प्राइस टेकर होती है। दिस डेजिग्नेशन एज अ प्राइस टेकर इज बेस्ड ऑन द assumption दैट। अब बताओ ये इसकी ऐसी हालत किसने की है कि वो कभी भी प्राइस बना ही नहीं सकती है, वो प्राइस टेकर है, जो मार्केट में प्राइसेस चल रही है वही उसको लेनी पड़ेगी। वो इस वजह से होता है बिकॉज देयर आर सो मेनी बायर्स एंड सो मेनी सेलर्स। एक इंडिविजुअल फर्म, चाहे बायर की बात करो चाहे सेलर की बात करो, उसका कोई भी इंपैक्ट, कोई भी कंट्रोल नहीं होता है प्राइस के ऊपर। हेंस हमारे पास जो डी ऑप्शन है, ये सॉरी जो बी ऑप्शन है, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ डिफरेंस बिटवीन। इस क्वेश्चन को हम समझेंगे परफेक्ट कंपटीशन से। देखो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, यहां पे मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू या प्राइस विच इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। यानी यहां पे मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइस, ये दोनों इक्वल होती हैं। इस वजह से बेचारा परफेक्ट कंपटीशन में एक फर्म को कोई भी पावर नहीं होती है। ठीक है, अब पावर कब आएगी, जितना इनके बीच में ज्यादा डिफरेंस होगा, जितना ज्यादा डिफरेंस उतनी ज्यादा पावर आएगी। यानी जो डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर है ये क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड प्राइस, या इसी को आपको हो मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, हेंस ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इन अ मोनोपोलिस्ट कंपटीशन कुड लीड्स टू। देखो हमारे पास जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, यानी परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। यानी जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है ना, वहां पे प्रोडक्ट थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे हमारे पास सोप है, बहुत सारी सोप्स हमारे पास है,
लेकिन ब्रांड की वजह से डिफरेंट है। डेटॉल अलग है, लक्स अलग है, एंड बहुत सारी अलग अलग हमारे पास साबुन है। ठीक है, ये हो गया प्रोडक्ट डिफरेंटेशन। अब इस प्रोडक्ट डिफरेंटेशन की वजह से क्या होता है, अगर हम बात करेंगे परफेक्ट कंपटीशन की, देखो ऐसी होती है जब प्रोडक्ट डिफरेंटेशन होता है, यहां पे बेचारा होमोजीनियस प्रोडक्ट है, जब थोड़ा सा प्रोडक्ट डिफरेंटेशन होता है ना, तो ये नीचे की तरफ जाती है। ठीक है, ओनली बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंटेशन जो स्लोप है वो नीचे की तरफ जा रहा है, यानी डाउनवर्डिंग स्लोप। ठीक है, हेंस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ओलिगोपोली व्हाई इट्स डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड आउटपुट। मुझे जरा बताओ आप, ओलिगोपोली में ये डिफिकल्ट क्यों होता है? हम डिमांड करो क्यों नहीं वहां पे बताते हैं, हमें कैसे नहीं पता चलता है वहां पे इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगा, आउटपुट क्यों होगा? वो इसलिए होता है बिकॉज ओलिगोपोली में फर्म के बीच में इंटरडिपेंडेंस बहुत ज्यादा होती है और हमें पता ही नहीं चलता है, अगर एक फर्म अपनी प्राइसेस इंक्रीज करेगी क्या दूसरी भी करेगी, अगर हम डिक्रीज करेंगे दूसरी क्या करेगी, इसके बारे में हमें पता नहीं चलती है। यानी फर्म्स आर इंटरडिपेंडेंट, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू स्पेसिफाई द पर्टिकुलर रिएक्शन ऑफ द राइवल्स। ठीक है, हेंस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, मोनोपोलिस्ट कंपटीशन डिफर्स फ्रॉम परफेक्ट कंपटीशन प्राइमरली बिकॉज। जल्दी से इसका आंसर करो। जो मोनोपोलिस्ट कंपटीशन है वो डिफर है किससे? परफेक्ट कंपटीशन से, ओनली बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंटेशन। ठीक है, सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? इन मोनोपोलिस्ट कंपटीशन फर्म्स कैन डिफरेंशिएट देयर प्रोडक्ट, हेंस डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहां पे आज का जो सेशन है वो खत्म हो जाता है। बहुत ज्यादा मेहनत लगी इसको कलेक्ट करने में। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अभी हम दूसरी भी करेंगे, जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स पोर्शन है वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।